आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत की शुरुआत वहाँ से होती है जब सबसे पहले मुसलमानों ने इस पर आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारत की शुरुआत वहाँ से होती है जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस दिशा में इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण आखिर किया किसने था। तो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था, उसके बाद तुर्की आक्रमण हुए और लगभग आधा मध्यकाल तुर्की आधिपत्य का गवाह रहा है। इसके बाद मुगल आए, वो भी सुन्नी तुर्क थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे मध्यकाल पर तुर्की प्रभाव रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अरबों ने किस प्रकार भारत में प्रवेश किया। व्यापारिक दृष्टि से तो अरब बहुत दिनों से भारत आते जाते रहते थे, लेकिन एक शासक के तौर पर सबसे पहले यह बात हाकिम अल हज्जाज के दिमाग में आई, जो कि इराक का था। उसने सबसे पहले उबैदुल्ला को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार अरबों का पहला प्रयास असफल रहा। उसके कुछ दिनों के बाद हाकिम अल हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए। एक कड़े संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन हुआ करता था। इस युद्ध की विस्तृत व्याख्या अली अहमद द्वारा रचित फारसी ग्रंथ चचनामा में की गई है। इस युद्ध की तिथि के संदर्भ में, वर्ष के संदर्भ में भारतीय इतिहासकारों के मध्य बहुत मतभेद है। जैसे बीडी महाजन कहते हैं कि 711 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था। हरिश्चंद्र वर्मा एक उच्च कोटि के इतिहासकार हैं, जिन्होंने जो बताते हैं कि यह युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। बहरहाल इसकी ईस्वी जो भी हो, 711 हो चाहे 712 हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरब कहीं न कहीं सफल रहे भारत पर विजय प्राप्त करने में। उसके बाद तुर्कों ने प्रयास किया अरब का अनुकरण करते हुए। तुर्की आक्रमण को समझने, तुर्की प्रभाव को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में जाना सबसे पहले 932 ईस्वी में अलप्तगीन गजनी का शासक बना। उसने यामिनी वंश या गजनी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाई 932 ईस्वी में। उसने 932 से 971 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। 971 में उसकी मृत्यु के बाद गजनी का शासन प्रीतिगिन नामक एक तुर्क के हाथों में आ गया, जिसने अगले 7 वर्षों तक गजनी पर शासन किया। इस दौरान प्रीतिगिन ने भारत पर आक्रमण करने की सोची और उसने आक्रमण किया भी। पंजाब पर उस समय शाही वंश के राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। हालांकि यह आक्रमण असफल हो गया। सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का दामाद था, 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 998 तक यह शासन करता है। उसके बाद इसके घर में ही एक प्रतापी व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि महमूद गजनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। अपने पिता के शासनकाल में यह खुरासान का शासक हुआ करता था।
971 में 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसकी गद्दी पर बैठने के साथ ही, चूंकि यह यामिनी वंश से संबंधित था, इसलिए बगदाद के खलीफा ने इसे यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह की दो उपाधियां दी। यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी का क्या अर्थ होता है? यह जहां भी जाता था वहां के मंदिरों में स्थित मूर्तियों को तोड़ा करता था। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। यह कट्टर मुसलमान था। हेनरी इलियट कहते हैं कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। हेनरी इलियट एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। उनके अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 में कई बार इसे सफलता मिली, कई बार यह असफल रहा। इसकी सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर हुआ करते थे। कहीं न कहीं यह बात उसकी कट्टरता की प्रवृत्ति का विरोध करती है, लेकिन बहरहाल विद्वान इतिहासकारों ने इसके साथ साथ कई अन्य तर्क भी दिए जो उसकी कट्टर प्रवृत्ति को दर्शाता है। आइए उसके 17 आक्रमण में से कुछ प्रमुख आक्रमण जो थे उन पर चर्चा करते हैं, उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, 1000 ईस्वी। 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। 2 वर्षों के बाद 1000 ईस्वी में इसने सबसे पहले पेशावर पर आक्रमण किया। नंबर 2, 1002 ईस्वी में पेशावर के आक्रमण के 2 वर्षों के बाद इसने पंजाब पर आक्रमण किया। चूंकि तुर्कों का पहला प्रयास इसी पंजाब के लिए किया गया था और वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल रह गया था, इसलिए इसने दोबारा इस पर प्रयास किया। लेकिन इस वर्ष इस समय भी शाही वंश का ही शासन था यहां पर, और लेकिन इस बार यह सफल रहा। अगला 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट पर किया गया इसका आक्रमण मूर्ति भंजकता के खिलाफ पहला सफल आक्रमण माना जाता है इतिहास में। इसने चक्रस्वामिनी की थानेश्वर में स्थित आदमकद मूर्ति को ले जाकर गजनी के रंगभूमि में स्थापित करवाया था। अगला प्रमुख आक्रमण इसका 1019 ईस्वी में चंदेल शासकों के खिलाफ हुआ। चंदेल शासकों के खिलाफ इसने आक्रमण किया। हालांकि यह आक्रमण इसका असफल रह गया था, क्योंकि वहां पर चंदेल वंश का एक प्रतापी राजा विद्याधर राज करता था। विद्याधर एकमात्र ऐसा हिंदू शासक माना जाता है जिसने मुसलमान आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इसलिए इसका इतिहास में प्रतापी राजा के नाम से नाम लिया जाता है। अगला इसका प्रमुख आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटना। सोमनाथ मंदिर ये इसके सभी आक्रमणों में सबसे प्रथम स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि इस लूट में इसे लगभग 20 लाख दीनार के बराबर संपत्ति हाथ लगी।
और अगले दो आक्रमणों का आधार भी कहीं न कहीं यही सोमनाथ मंदिर की लूट थी, क्योंकि अनिलवाड़ा के राजा तत्कालीन शासक मूलराज द्वितीय तत्कालीन शासक भीम प्रथम की इसने सहायता की थी। इसलिए 1026 में इसका अगला आक्रमण अनिलवाड़ा के खिलाफ हुआ था। जब ये सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहा था वापस गजनी, रास्ते में जाटों ने इसकी लूटी हुई संपत्ति के कुछ हिस्से को लूट लिया, जिसकी परिणति 1027 ईस्वी में जाटों पर किए गए आक्रमण के रूप में हुई। यह इसके जीवन का सबसे अंतिम अभियान था। 1027 का जाटों के विरुद्ध किया गया इसका अभियान। 1030 में जब यह गजनी पहुंचा तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने यहां पर सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे इसने। समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसके एक तरफ संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में एक तरफ लेख लिखे हुए थे, दूसरी तरफ अरबी भाषा में लेख लिखे हुए थे, और सिक्के के गोल भाग पर, सरकमफेरेंशियल भाग पर संस्कृत भाषा में इसका नाम लिखा हुआ था। यह बहुत विद्वान आदमी था, इसलिए यह कला का प्रेमी था और विद्वानों की इज्जत किया करता था। इस बात का स्पष्टीकरण बस इतना से हो जाता है कि इसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। आइए एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उत्बी का नाम आता है। इसने तारीखे यामिनी की रचना फारसी में की। यह इसका दरबारी इतिहासकार था। बैहाकी, चूंकि यह यामिनी वंश से संबंधित था, इसलिए उत्बी ने इसके लिए तारीखे यामिनी की रचना की। बैहाकी, इसने तारीख ए सुबुक्त गीनी की रचना की। क्योंकि सुबुक्तगीन महमूद गजनी का पिता था। लेनपुल ने इसको पूर्व के पेरिस की संज्ञा दी। अगला नाम आता है फिरदौसी का। फिरदौसी, इसने शाहनामा की रचना की। इसको पूर्व के होमर की संज्ञा दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह कला का प्रेमी था, इसलिए विद्वानों की इज्जत किया करता था, इसलिए इसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। सबसे पहला नाम आता है उत्बी का, जो इसका दरबारी इतिहासकार था, जिसने तारीखे यामिनी की रचना की। उसके बाद नाम आता है बैहाकी का, जिसको लेनपुल ने
पूर्व के पेप्स की संज्ञा दी थी? पूर्व के पेप्स की? पूर्व के पेप्स की संज्ञा दी थी। इसने तारीख़ सुबुक्तगीनी की रचना की थी। उसके बाद नाम आता है फिरदौसी का, जिसने शाहनामा की रचना की थी। इसे पूर्व के होमर की संज्ञा दी जाती है। फरिश्ता, आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा। इसने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान इब्राहिम के आस इर्द गिर्द घूमता है। इब्राहिम के आसपास घूमता है। अगला नाम आता है अलबरूनी का। यह अपनी योग्यताओं के बल पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अलबरूनी यह गजनी के साथ ही भारत आया था। इसने किताबुल हिंद हिंद की रचना की थी, जिससे तत्कालीन समाज की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का हमें पता चलता है। अगर संक्षेप में कहें तो तत्कालीन समाज की स्थिति का ब्यौरा इसी पुस्तक में अलबरूनी के द्वारा किया गया है। रजनीकांत शर्मा नामक इतिहासकार ने इसका सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किया था और एडवर्ड साची ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। यह पहला मुसलमान था जिसने पुराण का अध्ययन किया था। भारत में रहकर इसने कई विषयों की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे भूगोल, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र इत्यादि। यह वही व्यक्ति है जिसने वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत गीता में वर्णित अच्छी बातों की अनुकृति जगह जगह पर करवाई थी। इस प्रकार 17 बार आक्रमण करके 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो जाती है और कहीं न कहीं अलप्तगीन ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और गजनी ने उसका प्रभाव भारत पर डाला। अब बात करते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यह भी एक तुर्क था,
लेकिन इसमें शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी में और महमूद गजनी में दो बारीक फर्क हैं। जहां पर यह भारत में क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से आया था, वहीं पर गजनी लूटपाट करने के लिए आया था। भारत को लूटने के लिए, भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए भारत आया था। कई बार कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर गजनी और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी में क्या फ़र्क है। तो दोनों की नीतियों में यही फ़र्क है कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से आया था, जबकि महमूद गजनी भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए आया था। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर, इसका नाम गौरी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। गौर जो कि गजनी के अधीन एक छोटा सा प्रदेश हुआ करता था, यह मोहम्मद गौरी इसी गौर का शासक बना 1173 ईस्वी में। चूंकि गौर का शासक बना, इसलिए शिहाबुद्दीन मोहम्मद के नाम के पीछे गौरी लगा और यह क्या कहलाया, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से आया था, तो इसने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, 1175 का मुल्तान का आक्रमण। कुछ क्षेत्र इसने जीते और फिर वापस लौट गया। 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे इसकी सबसे बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि यहां के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में माउंट आबू पहाड़ी के निकट इसे बुरी तरह पराजित किया और इतना पराजित हुआ कि यह अपनी जान बचाकर भागा। शायद इसलिए इतिहासकार इसे इसकी सबसे बड़ी भूल मानते हैं। (1191) तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इसे पराजित किया। ठीक अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में कुतुबुद्दीन अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये दोनों दास थे उसकी सहायता से इसने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध का भारत के इतिहास में एक अलग स्थान है। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध ने मुस्लिम संप्रभुता की स्थापना की।
इसी युद्ध ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इसलिए इस युद्ध का भारत के इतिहास में व्यापक महत्व है। हालांकि ये युद्ध भी वो हार जाता, लेकिन ऐन वक्त पर कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शाह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी ने इसे जबरदस्त तरीके से साहसिक प्रदर्शन करते हुए इसका सहयोग किया और अचानक से युद्ध का निर्णय पलटा और यह युद्ध में विजयी हुआ। अगला युद्ध 2 वर्षों के बाद होता है 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध। यह युद्ध जयचंद और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में जयचंद मारा गया। जयचंद कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान का भाई हुआ करता था और इसकी पुत्री संयोगिता को उसके स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने भगा लिया था और उससे शादी कर ली। इसी चीज का बदला लेने के लिए जयचंद ने तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी राजा था, महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह उसे अपना क्षेत्र विस्तार ज़्यादा बेहतर विकल्प लगा, इसलिए उसने जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध, जो कि वर्तमान का फिरोजाबाद शहर है, इस जगह पर 1194 में उसने इसके साथ चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें जयचंद को पराजित करके उसने मार दिया। अब देखिए भारत का इतिहास किस तरह करवटें बदलता है। इसकी शुरुआत होती है इसी 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध से। जो कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ते लड़ते। हमने पहले आपको बता दिया है कि इसके 2 दास हुआ करते थे गौरी के। दास तो हालांकि बहुत थे, लेकिन 2 प्रमुख दास थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक संघर्षरत रहते हुए और इसके संपर्क में आया और अंततोगत्वा भारत में गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना की। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। गौरी एक इसका साधारण सा दास था, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्यार से इसे इख्तियारुद्दीन कहा जाता था। इन दोनों ने मोहम्मद गौरी का भरपूर सहयोग दिया। इससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने 2 काम किए। नंबर 1, अपने विजित क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में इस ऐबक को नियुक्त किया। दूसरा, इसे यह निर्देश दिया कि जब हम यहां से चले जाएंगे तो इख्तियारुद्दीन के साथ मालिकों जैसा सुलूक मत करना। मोहम्मद गौरी के इसी निर्देश का पालन करते हुए जब यह लाहौर में गद्दी पर बैठा तो इसने इसे अपना सेनापति 1206 ईस्वी में बनाया। बहरहाल
मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने ऐबक को विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया, जिसने 1192 से लेकर 1206 तक गौरी के क्षेत्र का विस्तार किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इख्तियारुद्दीन ने निभाई थी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसने मोहम्मद गौरी के लिए वो काम कर दिया जिसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी नहीं की थी और ना ही मोहम्मद गौरी ने। इसने मोहम्मद गौरी के लिए बिहार और बंगाल विजय किया। बंगाल अभियान पर यह 1202 ईस्वी में चला। सबसे पहले इसने नालंदा में प्रवेश किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। उसके बाद ये बिहार शरीफ, जिसका पुराना नाम ओदंतपुरी था, ओदंतपुरी पर इसने कब्जा किया। इसके पुत्र मोहम्मद ने, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने बिहार शरीफ यानी कि ओदंतपुरी में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस किया और इस ओदंतपुरी पर, बिहार शरीफ पर कब्जा कर लिया, दोनों बाप बेटे ने मिलकर। उसके बाद यहाँ से यह बढ़ा और विक्रमशिला पहुंचा। विक्रमशिला पहुंचकर इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और उस क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। बंगाल बिहार पर कब्जा करने के बाद 1204-5 के मध्य इसने बंगाल में प्रवेश किया। वहां का सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही वो वहां से निकल पड़ा और उसने पूर्वी बंगाल में जाकर शरण ली। शासक विहीन जनता परेशान हो गई। तुर्की सेना ने बंगाल में जबरदस्त तरीके से लूटपाट मचाई और अराजकता की स्थिति के फैलने के साथ ही नेतृत्व विहीन जनता ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर कब्जा किया और लखनौती को अपनी तुर्कों की राजधानी बनाई, जो कि मोहम्मद गौरी के अधीन थी या रहती। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पूरे बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। इसने बंगाल के कुछ हिस्सों पर ही विजय प्राप्त की और करने की कोशिश भी की। बहरहाल हमने इख्तियारुद्दीन का भी महत्व समझा। अपने विजित क्षेत्र ऐबक के हाथों में सौंपकर मोहम्मद गौरी गौर वापस लौट गया।
गौर लौट गया, जहां पर 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके पुत्र गयासुद्दीन महमूद ने गौर के शासन की बागडोर संभाली। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 माह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना राज अभिषेक करवाया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। 2 वर्षों के बाद और मामलुक या गुलाम वंश की स्थापना की और 2 वर्षों के बाद 1208 में गयासुद्दीन महमूद, जो कि मोहम्मद गौरी का पुत्र था, की स्वीकृति से इसे दास्ता से मुक्ति मिली। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि मामलुक वंश या गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना 1208 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 1206 से 1208 के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक नियमित रूप से गयासुद्दीन महमूद को कर भेजा करता था। तो कहा, जब इसने कर भेजने की क्रिया जारी रखी तो निश्चित रूप से इसको एक स्वतंत्र शासक नहीं मान सकते हैं हम लोग। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं गयासुद्दीन महमूद का ही शासन मानते हैं वो इतिहासकार, जो कहते हैं कि मामलुक वंश की स्थापना 1208 ईस्वी में हुई, क्योंकि वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को एक प्रतिनिधि मानते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई। हमने सीखा कि किस प्रकार अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, किस प्रकार तुर्कों ने प्रयास किया। महमूद गजनी आता है, उसके बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले अपने भारत में विजित क्षेत्रों को अपने गुलामों को सौंप कर किस प्रकार वो वापस लौटता है और लौटते के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद किस प्रकार उसको गुलामी से कुतुबुद्दीन ऐबक को मुक्त करता है। इन सब बातों पर हमने प्रकाश डाला। अगले अध्याय में हम लोग और नई बातों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।